सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेल और स्वागत है सभी बैंकर्स के एक नई वीडियो में। तो हमने पीछे किया था मॉक टेस्ट, जो कि हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट के जो क्वेश्चन थे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो हमने जो टॉपिक किया था उसमें हमारे कुछ टॉपिक रहते थे एक दो, तो वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास डिसऑनर ऑफ चेक्स, सेक्शन 138 टू 148। अब वैसे तो इस टॉपिक में से हमने कुछ पढ़ा भी है, लेकिन कुछ एक दो जो पॉइंट इसमें रहता था जो कि हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। और साथ में जो JIB CIB की जो कोचिंग है वो भी कुछ दिन में स्टार्ट होने वाली है, उसकी भी तैयारी है, तो उसकी वीडियो भी कुछ दिन में अपलोड हो जाएगी। तो देखिए डिसऑनर ऑफ चेक में हमारे पास फर्स्ट जो है, द चेक शुड हैव बीन इशूड फॉर डिस्चार्ज ऑफ लॉफुल लाइबिलिटी, यानी कि जो चेक है वो एक लॉफुल लाइबिलिटी के लिए डिस्चार्ज किया गया, यानी कि एक कंसिडरेशन हो, अच्छे काम के लिए वो डिस्चार्ज किया गया हो। दूसरा, चेक शुड बी रिटर्न विद द रीजन इनसफिशेंट बैलेंस, और जो चेक है वो इनसफिशेंट बैलेंस बोल के वापस किया गया हो, बट ड्यू टू डिफरेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रीजन्स लाइक रेफर टू ड्रॉवर, अकाउंट क्लोज, एक्सीड्स अरेंजमेंट, पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉवर एंड इफेक्ट्स नॉट क्लियर आर ट्रीटेड इक्वल टू इनसफिशेंट बैलेंस। कि पहले क्या था कि जो डिसऑनर का जो केस होता था वो किस केस में होता था, सिर्फ कि इनसफिशेंट बैलेंस। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें क्या बोला गया है कि रेफर टू ड्रॉवर हो, अकाउंट क्लोज हो, एक्सीड अरेंजमेंट हो, पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉवर, ऐसा कोई भी चीज़ हो तो वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, इनसफिशेंट बैलेंस के इक्वल ही माने जाएंगे, और उसमें भी वो चेक जो डिसऑनर माना जाएगा इक्वली, जैसे कि इनसफिशेंट बैलेंस में माना जाता है। नेक्स्ट, द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स शुड गिव नोटिस टू ड्रॉवर विद इन 30 डेज। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि जो पेई है या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, यानी कि जिसको उसकी पेमेंट लेनी थी उस चेक की, वो क्या करेंगे, अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो वो नोटिस देंगे किसको, ड्रॉवर को, 30 डेज़ के अंदर ऑफ रिटर्न ऑफ चेक, यानी कि जब चेक रिटर्न आ जाएगा उसके 30 दिन के अंदर वो ड्रॉवर को नोटिस देंगे विद द रीजन इनसफिशेंट बैलेंस की आपने जो चेक मुझे दिया था, ठीक है, वो चेक क्लियर नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि वो इनसफिशेंट बैलेंस था, तो उसका जो एक नोटिस दिया जाएगा ड्रॉवर को 30 डेज़ के अंदर। डिमांडिंग पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ डिसऑनर, यानी कि उसकी जो पेमेंट है उसकी डिमांड की जाएगी कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, आप इसकी पेमेंट 15 दिन के अंदर मुझे कर दीजिए। द ड्रॉवर कैन मेक पेमेंट विद इन 15 डेज, यानी कि जो ड्रॉवर है उसके पास 15 दिन है पेमेंट करने के, ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोटिस, कब से 15 दिन, जब उसको नोटिस मिला है, एंड ओनली इफ़ ही फेल्स टू डू सो प्रोसिक्यूशन कुड टेक प्लेस, यानी कि अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है तो सारा जो मामला है वो रफा दफा हो जाएगा। लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है, इफ़ ही और सी फेल्स, तो क्या होगा, जो आगे के जो प्रोसेस होगी, प्रोसिक्यूशन जो होगा, वो आगे के प्रोसेस जो शुरू कर सकते हैं, यानी कि चेक डिसऑनर हो गया तो उसके ऊपर केस करेंगे, जो भी करेंगे वो आगे के प्रोसेस शुरू होगी। नेक्स्ट, द कंप्लेंट इज टू बी मेड विद इन 1 मंथ, और कंप्लेंट कब की जाएगी, 1 महीने के अंदर, ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग दैट इज एक्सपायरी ऑफ नोटिस पीरियड, यानी कि नोटिस पीरियड का जो दिन कितना था, 15 डेज़ का जो टाइम था, पहले तो 30 दिन का टाइम था कि आपने नोटिस भेजा 30 दिन के अंदर, उसके बाद 15 दिन का टाइम मिला था ड्रॉवर को पेमेंट करने का। लेकिन अगर उसने पेमेंट नहीं की है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, यानी कि वो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका, उसके 1 महीने के अंदर आपके कंप्लेंट कर सकते हो, यानी कि 30 दिन ये हो गए और 15 दिन ये हो गए, ठीक है, यानी कि 45 दिन के 1 महीने के बाद आप कंप्लेंट कर सकते हो अगर आपकी जो पेमेंट नहीं हुई। इसमें 2 चीज़ें आती है, एक तो होती है समरी प्रोसीडिंग और दूसरा होता है हमारे पास रेगुलर प्रोसीडिंग्स। तो देखिए पहले देख लेते हो इसमें होगा क्या। देखिए समरी प्रोसीडिंग में क्या होगा, फाइन अप टू रेट 5000 तक का फाइन हो सकता है, और इम्प्रिजनमेंट कितने तक की हो सकती है,
अप टू 1 ईयर या फिर दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि इम्प्रिजनमेंट और फाइन। और रेगुलर प्रोसीडिंग में क्या होता है, पुनिशमेंट जो होती है, जो फाइन जो होता है वो होता है डबल द अमाउंट ऑफ द चेक, यानी कि चेक अगर 1 लाख का था तो 2 लाख तक का जो फाइन हो सकता है। और इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक की जेल हो सकती है या फिर दोनों। तो ये हो सकता है इसमें समरी प्रोसीडिंग्स में और रेगुलर प्रोसीडिंग में। अब देखिए इनमें फ़र्क क्या होता है समरी प्रोसीडिंग और रेगुलर प्रोसीडिंग्स में। समरी प्रोसीडिंग्स में क्या होता है कि इसमें जो फास्ट फॉरवर्ड में सारा काम होता है कि जल्दी से ही जो डिसऑनर ऑफ चेक का जो केस था वो जल्दी से निपटा दिया जाता है। लेकिन जो रेगुलर प्रोसीडिंग्स होती है इसमें लगता है टाइम। जैसे कि कोई भी जो नॉर्मल केस होता है, मान लो कोई डकैती का केस है, कोई हिट एंड रन का केस है, तो ऐसा कोई भी केस है मान लो, उसकी प्रोसीडिंग आराम आराम से चलेगी, ठीक है, तो वो रेगुलर प्रोसीडिंग होती है। तो अगर इस तरीके की प्रोसीडिंग होती है तो उसे बोलते हैं रेगुलर प्रोसीडिंग। और अगर वो जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है तो उसे बोले जाते हैं समरी प्रोसीडिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अमेंडमेंट बिल 2017, यानी कि जो 2017 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें है हमारे पास सेक्शन 143A, दिस सेक्शन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड गिविंग पावर्स टू ए कोर्ट, यानी कि इसमें क्या है, पावर्स दी गई हैं किसको, कोर्ट को, ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 टू ऑर्डर द ड्रॉवर, यानी कि इसमें पहली बात तो पावर किसको दी गई, कोर्ट को। तो जो कि क्या करिए एक ऑफेंस का जो केस कर रहे हैं उसमें सेक्शन 138 के अंदर ऑर्डर दिया जाता है किसको, ड्रॉवर को। ड्रॉवर का ना जिसने चेक को ड्रॉ किया था, ऑफ चेक, ड्रॉवर ऑफ चेक टू पे इंटरिम कंपनसेशन, यानी कि कंपनसेशन प्रोवाइड करना, इंटरिम कंपनसेशन प्रोवाइड करना किसको, टू द कंप्लेंट इन समरी ट्रायल्स और समन्स केस वेयर ही प्लीड्स नॉट गिल्टी, यानी कि इंटरिम कंपनसेशन प्रोवाइड करना किसको, कंप्लेनेंट को, यानी कि जिसने कंप्लेंट की है, मान लो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स था जिसने कंप्लेंट की है उसको जो कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो समरी ट्रायल हो या समन्स केस हो, वेयर ही प्लीड्स नॉट गिल्टी, जहाँ पे वो गिल्टी साबित ना हुआ हो, नॉट गिल्टी हो, यानी कि टू द एक्यूजेशंस, यानी कि जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, इन द कंप्लेंट, फर्दर मोर द इंटरिम कंपनसेशन शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ अमाउंट ऑफ द चेक, और उसकी जो कंपनसेशन है वो 20% जो है चेक का जो अमाउंट था उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि अगर 1 लाख का चेक था तो कंपनसेशन 20,000 से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। एंड शैल बी पेबल, और पेबल कितने दिन के अंदर, शैल बी पेबल विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, यानी कि 60 दिन के अंदर वो कंपनसेशन दी जाती है। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, देखिए सेक्शन 133A में क्या बोला गया, कोर्ट को पावर दी गई है कि वो ड्रॉवर को ऑर्डर से दे सकता है कि आप इंटरिम कंपनसेशन दो किसको, कंप्लेनेंट को, जिसने कंप्लेंट की थी, चाहे वो समरी ट्रायल हो, समन केस हो। अगर वो गिल्टी साबित नहीं होता है जो, यानी कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, तो और जो इंटरिम कंपनसेशन है वो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती जो चेक का अमाउंट था, और ये 60 दिन के अंदर प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट है सेक्शन 148 में देखिए क्या है, द पावर्स नाउ एम्पावर्स द अपीलेट कोर्ट, ये अपीलेट कोर्ट को एम्पावर करता है। अपीलेट कोर्ट कौन सा होगा, जो लोअर कोर्ट था जिसने कि मान लो वो जो जिसके अंडर वो केस था, फॉर अपील्स अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138 टू डायरेक्ट द अपीलेंट टू डिपॉजिट ए मिनिमम 20% of the fine or compensation awarded in addition to interim compensation paid under section 143A, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो अपीलेट कोर्ट है उसको पावर दी गई है कि वो अपीलेंट को बोल सकता है कि आप मिनिमम 20% डिपॉजिट कीजिए, कंपनसेशन का जो अवार्डेड है उस कंपनसेशन का कम से कम 20% दीजिए, और एडिशन टू जो इंटरिम कंपनसेशन थी उससे अलग है, जो इंटरिम कंपनसेशन यहाँ पे जो हमने बात की है उससे अलग की बात की गई है, पेड अंडर सेक्शन 143A, यानी कि जो इसके अंदर जो 20% की कंपनसेशन दी गई थी उससे अलग भी 20% के लिए जो अपीलेट कोर्ट वो अपीलेंट को बोल सकता है। नेक्स्ट है, इन केस द ड्रॉवर इज एक्विटेड
ड्यूरिंग ट्रायल और बाय द अपीलेट कोर्ट, द कोर्ट विल डायरेक्ट द कंप्लेंट टू रिटर्न द इंटरिम कंपनसेशन। यानी कि अगर जो ड्रॉवर है, इन केस द ड्रॉवर इज एक्विटेड, द कोर्ट विल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू रिटर्न इंटरिम कंपनसेशन। यानी कि जो ड्रॉवर है, जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे डिसऑनर ऑफ चेक के, वो अगर वहाँ पे नॉट गिल्टी हो जाता है, ठीक है, तो जो अपीलेट कोर्ट है, चाहे वो ट्रायल में हो या अपीलेट कोर्ट के अंदर कहीं पे भी हो रहा हो, तो उसके बाद क्या आएगी कि जो कोर्ट है वो डायरेक्ट करेगा, ऑर्डर देगा किसको, कंप्लेंट को। कंप्लेंट कौन है, जो होल्डर इन ड्यू कॉज था, मान लो जिसने कंप्लेंट की थी कि मेरे चेक डिसऑनर हो गया है, तो अगर जो ड्रॉवर है वो नॉट गिल्टी हो जाता है तो कंप्लेनेंट को ऑर्डर किया जाएगा टू रिटर्न द इंटरिम कंपनसेशन। यानी कि जो कंपनसेशन आपको दी गई थी उसको आप वापस करो, ठीक है, और डिपॉजिट इन कैश ऑफ एन अपील केस अलोंग विद एन इंटरेस्ट, और साथ में इंटरेस्ट भी। मान लो अगर 2 साल केस चला है और कंपनसेशन जो ड्रॉवर ने दे दी थी कंप्लेनेंट को, जिसने कंप्लेंट की थी, तो अगर वो बाद में नॉट गिल्टी हो जाता है ड्रॉवर, तो जो कंपनसेशन है वो वापस की जाएगी, रिटर्न की जाएगी विद इंटरेस्ट। दिस अमाउंट विल बी रीपेड विद इन 60 days ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। और ये जो अमाउंट है वो 60 दिन के अंदर वापस करना होता है। जब कोर्ट का ऑर्डर आता है उसके 60 दिन के अंदर ये जो कंपनसेशन है वो इंटरेस्ट समेत वापस करनी होगी। तो ये तो हमारे पास ये था। अब इसमें थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कस्टम्स एंड यूजेस, जो हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें वैसे तो 3 ही होते हैं हमारे पास मेन, जो हमारे पास हो गया प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। लेकिन इससे अलग भी इसमें 10-12 और होते हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा। अब देखिए इसमें कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए, कई बार आ भी सकता है 1-2 क्वेश्चन, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो इसको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास पे ऑर्डर या फिर बैंकर्स चेक। देखिए ये क्या होता है, ए बैंक्स गारंटीड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांजैक्शन विद इन द सेम सिटी। यानी कि बैंक के द्वारा गारंटी होगी और जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ पर होगी, विद इन द सेम सिटी। इसके बारे में देखिए क्या बातें हैं। इशूड बाय द बैंक, इशू किसके द्वारा की जाती है, बैंक के द्वारा। नोट एन इंडिविजुअल, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो पे ऑर्डर या फिर बैंकर्स चेक होता है वो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, किसी इंडिविजुअल के द्वारा इशू नहीं किया जा सकता। पेमेंट इज गारंटीड होगी, क्यों, क्योंकि बैंक के द्वारा इशू की जा रही है। इट वुड नॉट बाउंस नहीं होगा। यूज फॉर लोकल पेमेंट्स ओनली, जो डीडी वगैरह आपके पास चेक है जो बाहर की सिटी में भी पेबल होगा, लेकिन जो पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक है वो लोकल पेमेंट के लिए होता है। यूजुअली मार्क्ड नॉट नेगोशिएबल लिखा होता है। सिमिलर टू डिमांड ड्राफ्ट, डीडी की तरह ही होता है लेकिन लोकल यूज के लिए होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी कि सेम सिटी के अंदर होगा। नेक्स्ट है, दूसरा होता है हमारे पास गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, जीपीएन जिसको बोल देते हैं। ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वेयर द गवर्नमेंट, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि कौन इशू करता है, गवर्नमेंट। नाम से ही पता चल रहा है गवर्नमेंट का है। यूनियन या फिर स्टेट प्रोमिस टू पे ए स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू ए नेम्ड पर्सन और टू द बैरियर आइदर ऑन डिमांड और एट ए फ्यूचर डेट। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, एक स्पेसिफिक सम किसी पर्सन को इशू किया जाएगा, यानी कि जो कि जिसका कि नाम लिखा है उसके ऊपर, चाहे वो टू द बैरियर हो या ऑन डिमांड हो सकता है या फिर ऑन ए फ्यूचर डेट भी हो सकता है। इसके बारे में देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहली बात तो इशूअर कौन होगा, गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाएगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर यूटी हो। नेचर क्या होगा, ए फॉर्मल रिटन प्रोमिस टू ए पे, जैसे प्रोमिसरी नोट था वैसे ही होगा। पर्पज क्या होता है, यूज्ड फॉर वेरियस गवर्नमेंट बोरिंग्स एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। लीगैलिटी क्या होगी, गवर्न बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 लाइक अदर प्रोमिसरी नोट, तो यानी कि पूरी तरीके से लीगल होगा। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ए लो रिस्क फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट वेयर यू डिपॉजिट ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी विद ए बैंक फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, जैसे कि 3 महीने, 1 साल या 5 साल। इन रिटर्न द बैंक पेज यू ए
फिक्स इंटरेस्ट रेट टिपिकली हायर देन ए रेगुलर सेविंग अकाउंट, यानी कि ये हमारे जैसे एफडी होती है, आरडी होते हैं, उस तरीके से होता है हमारे पास। एक लो रिस्क फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा और एक स्पेसिफिक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा उसके ऊपर। और ये जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हायर होता है रेगुलर सेविंग अकाउंट से, यानी कि जिस तरीके से आपका एफडी और आरडी काम करता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, फिक्स इंटरेस्ट हो गया, यानी कि योर इंटरेस्ट रेट इज लॉक्ड इन फॉर द एंटायर टर्म, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो पूरी टर्म के लिए पहले ही बता दिया जाएगा। फिक्स्ड टर्म होगी, यू कमिट योर मनी फॉर ए सेट ड्यूरेशन, जैसे कि मान लो एफडी में होता है कि भाई 1 साल की एफडी है, यानी कि फिक्स्ड टर्म होगा। लो रिस्क होगा, जनरली कंसिडर्ड वेरी सेफ माने जाते हैं। एज योर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर गारंटीड बाई बैंक के द्वारा गारंटीड किए गए हैं। पेनल्टी फॉर अर्ली विड्रॉल, अब हमने बोला कि फिक्स टर्म के लिए होगा, लेकिन अगर हमें पहले विड्रॉ करना है, अर्ली विड्रॉ करना है, तो क्या होगा, एक्सेसिंग योर फंड्स बिफोर मैच्योरिटी यूजुअली इंक्योर्स पेनल्टी, यानी कि अगर आप टर्म ख़त्म होने से पहले अगर कुछ विड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगाई जाएगी। इशूड बाई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इशू सीडी, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेगोशिएबल होगा, कैन बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट स्पेशली इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। सेकेंडरी मार्केट में भी ये नेगोशिएबल होगा, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड किया जा सकता है। अब 2 तरीके की आपके पास मार्केट होती है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखिए पहले तो हम देख लेते हैं कि जो डीमेटेरियलाइजेशन है उसका मतलब क्या होता है। जो हम पढ़ते हैं डीमेट अकाउंट आपने पढ़ा होगा, डीमेट अकाउंट के बारे में आपको पता होगा, तो वो हमारे पास क्या होता है, डीमेटेरियलाइजेशन, उसको हम बोल देते हैं शॉर्ट में डीमेट। देखिए डीमेट क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स और अदर पेपर बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, यानी कि ये एक प्रोसेस है जो कन्वर्टिंग ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को या फिर जो और पेपर बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, उसको इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ए फिजिकल पीस ऑफ पेपर एज प्रूफ ऑफ ओनरशिप, योर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन ए डीमेट अकाउंट, शॉर्ट फॉर डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, यानी कि जो आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो फिजिकल स्टेट की बजाय पेपर की बजाय अब किसी में होगी, यानी कि प्रूफ ऑफ ओनरशिप जो है वो किसी में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा, ठीक है। और इन ए डीमेट अकाउंट के अंदर, जिसको हम जो शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, डीमेट अकाउंट जिसे हम बोलते हैं। अब देखिए फिजिकल स्टेट को जो हमने इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में बदला है, इसका मतलब क्या है कि जो आप मान लो शेयर खरीदते हो, ठीक है, अब वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होती है वो आपका जो वैसे तो देखिए आपका जो आपने खरीदा है वो सिक्योरिटी को ही खरीद दिया आपने, तो उसको कोई फिजिकल स्टेट भी होगी, किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन आपके पास जो वो दिखाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आपके डीमेट अकाउंट में दिखाएगा कि आपके पास मान लो किसी बैंक के या किसी भी फर्म के 10,000 स्टॉक्स हैं, ठीक है, शेयर्स हैं, तो वो क्या दिखाएगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको दिखा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम डीमेट, यानी कि उसको कन्वर्ट करना फिजिकल स्टेट से जो डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिकली स्टेट में। और जो हमने मार्केट के बारे में पढ़ा था यहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट, 2 मार्केट होगी, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी मार्केट कौन सी होगी, जहाँ पे कि शुरू में कोई भी जो मान लो शेयर है वो इश्यू किया जाता है, जैसे कि आईपीओ निकाला जाता है। इनिशियल फुल फॉर्म क्या होती है इसकी आपको बताना है, एक बार मैं भूल गया हूँ अभी, आईपीओ जो होता है, ठीक है, और जो शुरू में प्रमोट किया जाता है, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है, जहाँ पे कोई भी पर्सन उसको बेच सकता है, ले सकता है, और यानी कि बीच में बेच के उसके वो अपना जो हिस्सा भी है, कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा भी निकाल सकता है, तो वो होती है सेकेंडरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट क्या होगी, जैसे कि आईपीओ इशू किए जाते हैं। तो इसमें इतना ही था।
नेक्स्ट है हमारे पास कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर देखिए क्या होगा, एन अनसिक्योर्ड, सबसे पहली बात तो अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है इशूड बाई हाईली रेटेड कॉरपोरेशन। किसके द्वारा इशू किया जाता है, कॉरपोरेशंस के द्वारा, प्राइमरी डीलर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मीट दियर इमीडिएट शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स, एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल या फिर इन्वेंट्री। यानी कि जो कमर्शियल पेपर है वो अनसिक्योर्ड होता है, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कॉरपोरेशन, प्राइमरी डीलर या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किया जाता है। किस लिए, जो उनकी शॉर्ट टर्म जो इमीडिएट उनको नीड है फंड की, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे वर्किंग कैपिटल उनको चाहिए, इन्वेंट्री के लिए चाहिए। अब इसमें पॉइंट्स देखिए क्या क्या हैं। अनसिक्योर्ड होता है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा कि नो कोलैटरल इज रिक्वायर्ड। शॉर्ट टर्म होता है, मैच्योरिटी रेंजेस फ्रॉम 7 to 1 ईयर, और इशूड एट ए डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। इन्वेस्टर बाय इट बिलो फेस वैल्यू एंड गेट फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी अर्निंग द डिफरेंस एट इंटरेस्ट। यानी कि जो इन्वेस्टर है वो इसको बाई करेंगे बिलो फेस वैल्यू। अगर मान लो फेस वैल्यू 1 लाख की है तो मान लो वो उसको 98,000 पे क्या करेंगे, परचेज करेंगे, उसको बेचेंगे इस पे फेस वैल्यू मान लो 1 लाख पे, तो बीच का जो इंटरेस्ट बनता है उसका, उसकी जो अर्निंग उनके पास हो जाती है। उसके बाद हाई क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर्ड, ओनली फाइनेंशियली साउंड एंटिटीज कैन इशू सीपी। यानी कि जो कमर्शियल पेपर है वो जो फाइनेंशियली साउंड एंटिटी का मतलब क्या है, जो अच्छी जो एंटिटीज है, अच्छी जो फर्म्स है वो ही इशू इनको कर सकती हैं। ट्रेडेबल होता है, कैन बी बोट एंड सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में इसको कर सकते हैं। रेगुलेटेड बाय आरबीआई इन इंडिया, और आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होता है। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल्स। टी बिल्स आर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट इट्स इमीडिएट फंडिंग नीड्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। जैसे कमर्शियल पेपर किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, किसी फर्म के द्वारा, जो जिसकी एंटिटी गुड हो, साउंड हो, उसके द्वारा। और जो ट्रेजरी बिल्स है वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन दोनों जो है वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट्स इसके अंदर है, गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, रिस्क फ्री है, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। मैच्योरिटी कितने दिन के होते हैं, 340 डेज, 91 डेज के हो सकते हैं, 182 या फिर 364 डेज की। जीरो कूपन, नो पीरियोडिक इंटरेस्ट, कोई भी पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं होगा। इशूड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, एक डिस्काउंट पे इशू किए जाएंगे और फेस वैल्यू पे ये रिडीम कर लिए जाएंगे। हाईली लिक्विड, यानी कि ईजिली ट्रेडेबल इन सेकेंडरी मार्केट, जो सेकेंडरी मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया उसमें आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। यूज फॉर गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है हुंडी, ए ट्रेडिशनल इंडियन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट। तो इसके बारे में देखिए क्या है, हिस्टोरिकल है, यूज फॉर सेंचुरीज इन इंडिया फॉर ट्रेड, यानी कि बहुत सालों से इंडिया के अंदर यूज किया जा रहा है। क्रेडिट एंड ट्रांसफरिंग मनी ओवर डिस्टेंसेज विदाउट कैरिंग कैश, यानी कि कैश की बजाय हुंडी के तौर पे जो क्रेडिट और ट्रेड की जाती है, यानी कि मान लो दूसरे किसी देश में जाना तो वहाँ कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हुंडी के तरीके से वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की जा सकती थी। ट्रस्ट बेस्ड होता है, यानी कि रिलीज हैवली ऑन ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज एंड ए नेटवर्क ऑफ ब्रोकर्स, यानी कि जो हुंडी का जो पूरा नेटवर्क है वो पूरा ट्रस्ट बेस पे है, ठीक है, यानी कि सिर्फ ट्रस्ट पे ही ये सारा चलता है। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड होता है। अब ट्रस्ट की बात रहे तो अनसिक्योर्ड ही होगा, क्योंकि या तो इसका पूरा पक्का होना चाहिए कि मान लो पेपर पे लिखा हुआ है, लेकिन ये ट्रस्ट बेस पे चल रहा है, तो यानी कि अनसिक्योर्ड है हमारे पास। टिपिकली नॉट बैक्ड बाय कोलेट्रल। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वेरी करते, देखिए पेबल ऑन साइट हो सकता है, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड भी हो सकता है। मॉडर्न स्टेटस, while historically significant, its use has declined with formal banking।
जो हुंडी है वो फॉर्मल बैंकिंग यानी कि जो मॉडर्न बैंकिंग है उसमें यूज नहीं की जाती, बट स्टिल एग्जिस्ट इन इनफॉर्मल क्रेडिट नेटवर्क, लेकिन फिर भी यूज की जा रही है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम के अंदर इसको लीगल नहीं माना जाता। नेक्स्ट है बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग है BOL इज ए क्रूशियल लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय कैरियर। कैरियर के द्वारा इशू की जाती है। एग्जाम्पल शिपिंग लाइन, एयरलाइन, ट्रकिंग कंपनी और या फिर टू ए शिपर, यानी कि कैरियर के द्वारा इशू की जाती है। कैरियर कौन होगा? जो कि आपका कोई सामान कैरी करेगा, आपका सामान जो कैरी करके ले जाएगा उसे बोलेंगे कैरियर। टू ए शिपर, शिपर को इशू की जाती है। इट सर्व्स 3 मेन पर्पजेस, 3 मेन पर्पज हैं इसके, क्या हैं देखिए। रिसिप्ट ऑफ गुड्स, एक्नोलेज द कैरियर हैज रिसीव्ड द गुड्स। इसका मतलब क्या होगा कि जो कैरियर है उसने उसको आपका सामान रिसीव हो गया है, यानी कि कैरियर ने आपका सामान रिसीव कर लिया है। फॉर शिपमेंट, शिपमेंट के लिए मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ कोरियर करनी थी, ठीक है, तो आप कोरियर वाले के पास जाओगे, वो आपको एक रिसिप्ट देगा। उसका मतलब क्या है कि कोरियर वाले को आपका सामान मिल चुका है। फॉर शिपमेंट इन ए स्पेसिफाइड कंडीशन, और स्पेसिफाइड कंडीशन का मतलब क्या है कि जिस कंडीशन में वो जा सकता है। अब मान लो आपको, जैसे मान लो अभी राखी आ रही है, आपको राखी भेजनी है बाहर कहीं पे भी, ठीक है, फॉरेन में या फिर किसी दूसरी सिटी में, तो अब ये तो है नहीं कि आप उनको राखी दे के आ जाओगे कि भेज दो, आप उसकी एक प्रॉपर पैकिंग करोगे। तो जो स्पेसिफिक कंडीशन है उसका मतलब क्या है कि प्रॉपर पैकिंग, या किसी भी चीज़ की बात करें उस तरीके से वो पैक्ड अच्छे तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके अंदर। ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट बिटवीन द शिपर एंड द कैरियर। जो कैरियर और जो शिपर है, शिपर कौन है? जो उसको लेके जाएगा, ठीक है। जो कैरियर और शिपर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा जिसके अंदर टर्म और कंडीशंस होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये आपको याद रखना है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। रिप्रेजेंट्स ओनरशिप ऑफ द गुड्स allowing the holder to claim them at the destination, especially if it's a negotiable bill of lading। यानी कि ये एक ओनरशिप का प्रूफ होता है, ठीक है। रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द गुड्स, यानी कि जो गुड्स हैं जो आप दे के आए हो, जो राखी आपने दी है वो किसकी है, उसका ओनर कौन है, उसका एक प्रूफ होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है बिल ऑफ लैडिंग। और ये होल्डर को अलो करता है क्लेम करने के लिए कि जो उसके पास जो गुड्स आए हैं वो उसको क्लेम कर सके डेस्टिनेशन पे। उसके बाद इट्स एसेंशियल फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इसेंशियल है। मान लो आपको फॉरेन में अगर आपको कोई कजन या कोई ब्रदर सिस्टर आपके गए हैं, तो आप उनके पास कोई मेडिसिन भेजते हो, कोई खाने पीने की चीज़ भेजते हो, तो उसमें आपके पास बिल ऑफ लैडिंग यूज किया जाता है। और कहाँ पे? कस्टम्स में और सिक्योरिटी पेमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास है रेलवे रिसिप्ट, ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इशू किया जाता है व्हेन दे एक्सेप्ट गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि अगर आप कोई चीज़ रेलवे के थ्रू भेज रहे हो, तो जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई चीज़ उनके पास आ जाएगी गुड, तो आपको वो क्या करेंगे? एक रेलवे रिसिप्ट इशू करेंगे। इसमें देखिए होगा क्या? प्रूफ ऑफ रिसिप्ट एक्नोलेज द रेलवे हैज रिसीव्ड द गुड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको रिसिप्ट मिल रही है कि जो रेलवे है उसको आपका गुड्स जो रिसीव हो गए हैं। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज आउटलाइन द टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, यानी कि जो टर्म एंड कंडीशन है वो सभी कुछ इस पर मैंसन होगी। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा ये भी, एंटाइटल द कंसाइनी यानी कि रिसिप्टेंट और ए वैलिड एंडोर्सी टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स एट द डेस्टिनेशन। यानी कि एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा, जिसका मतलब क्या होगा कि जो जब डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा जो गुड्स, तो जिसको डिलीवरी देनी है वो वहाँ पे उसकी डिलीवरी ले सकता है, यानी कि ये एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है। नेक्स्ट हमारे पास डॉक वारंट, ए लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द ओनर ऑफ ए डॉक और वेयर हाउस। यानी कि डॉक वारंट क्या होता है? ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि ओनर के द्वारा या फिर डॉक के ओनर के या फिर वेयर हाउस के द्वारा इशू किया जाता है, ऑफ्टन ए पोर्ट अथॉरिटी और वेयर हाउस कीपर के द्वारा। इट सर्टिफाइज दैट द होल्डर ऑफ द वारंट इज
इसका मतलब क्या होता है कि जो होल्डर ऑफ द वारंट इज एंटाइटल टू स्पेसिफिक गुड्स, यानी कि जिसके पास वो डॉक वारंट होगा वो उसका क्या होगा, एंटाइटल टू स्पेसिफिक गुड्स हैव बीन इंपोर्टेड एंड स्टोर्ड वेयर हाउस इन द डॉक फैसिलिटी, यानी कि जिसके पास वो वारंट होगा उसका मतलब क्या है कि उस पर्सन ने कुछ गुड्स दिए हैं वेयर हाउस में रखने के लिए या फिर आगे शिप करने के लिए, तो वो एक क्या होता है जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी माना जाएगा। नेक्स्ट है की पॉइंट। जैसे कि अगर आप किसान हो तो आपने देखा होगा कि जैसे अभी जीरी चल रही है, तो जीरी के बाद अभी आगे आलू का सीज़न आएगा, तो उसमें हम स्टोर से आलू निकाल के लाते हैं। अब जब आप आलू स्टोर करते हो तो वहाँ पे वो आपको रिसिप्ट देते हैं, ठीक है, तो उसको ही हम बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे तो वैसे डॉक वारंट की बात हो रही है, लेकिन जो वो उसको हम वेयर हाउस रिसिप्ट बोल देते हैं। ये डॉक वारंट का मतलब ये ज़्यादातर पोर्ट पे यूज की जाती है, यानी कि जो समुद्री बंदरगाह होते हैं ये वहाँ की बात हो रही है। लेकिन वैसे भी आप किसी वेयर हाउस में अगर आप कुछ सामान रखोगे तो वहाँ से आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी। तो इसमें देखिए क्या है, प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट शो हु कैन क्लेम द गुड्स, यानी कि किसका जो गुड्स है वो किसका गुड्स रखा गया है, कौन उसको क्लेम कर सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट, इसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, नेगोशिएबल होता है, इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है एंडोर्समेंट से एंड डिलीवरी से, देयर बाय ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ द गुड्स, यानी कि अगर मैं चाहूँ कि जो मैंने सामान रखा है वेयर हाउस में, अगर मैं चाहूँ कि वो सामान किसी और को मिले तो मैं उस रिसिप्ट को एंडोर्स करके वो सामान किसी दूसरे को भी दे सकता हूँ। यूज्ड फॉर ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है, फैसिलिटेट्स द सेल और प्लेजिंग ऑफ गुड्स वाइल दे आर स्टिल इन स्टोरेज एट द पोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए वो डॉक वारंट था और ये हमारे पास आ गया वेयर हाउस रिसिप्ट। ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय द वेयर हाउस कीपर और वेयर हाउसर एक्नोलॉजिंग द स्पेसिफिक गुड्स हैव बीन रिसीव्ड एंड स्टोर इन देयर फैसिलिटी, वही है हमारे पास कि गुड्स जो रिसीव हो गए हैं और स्टोर कर लिए गए हैं। उसके बाद इट सर्व्स एज रिसिप्ट ऑफ गुड्स प्रूफ डैट गुड्स आर इन स्टोरेज, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास रिसिप्ट है इसका मतलब आपका गुड्स स्टोरेज के अंदर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्टोरेज आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ स्टोरेज, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है और नेगोशिएबल होता है। इफ़ नेगोशिएबल इट रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट अलाउिंग द न्यू होल्डर टू क्लेम द गुड्स इफ इट ऑफ्टन यूज एज कोलैटरल फॉर लोन्स, यानी कि इसको जो होल्डर होता है वो गुड्स को क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीवरी ऑर्डर। डिलीवरी ऑर्डर देखिए क्या होगा, ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए कंसाइनी, एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंसाइनी के द्वारा इशू किया जाएगा ओनर ऑफ गुड्स और देयर एजेंट टू ए कैरियर या फिर वेयर हाउस मैन ऑर्डरिंग द रिलीज ऑफ स्पेसिफिक कार्गो टू अनदर नेम्ड पार्टी। इसका मतलब क्या है कि एक ये डिलीवरी ऑर्डर है जो कि एक कंसाइनी के द्वारा किसी वेयर हाउस वाले को ये दिया जाएगा कि आपके वेयर हाउस के अंदर कुछ गुड्स रखे गए, उसको आप इशू कर दीजिए किसी दूसरी पार्टी के नेम पर। इन सिंपल टर्म्स इट्स एन इंस्ट्रक्शन टू डिलीवर गुड्स, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि गुड्स की डिलीवरी ऑर्डर का मतलब क्या है कि गुड्स की डिलीवरी। इट्स ऑफ्टन यूज व्हेन एन कंसाइनी सेल्स गुड्स while they are still in transit or storage allowing the buyer to take possession directly। पॉइंट देखिए इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, ऑथराइजेशन टू रिलीज ग्रांट्स परमिशन फॉर गुड्स टू बी रिलीज, यानी कि डिलीवरी ऑर्डर में क्या होगा कि परमिशन ग्रांट कर रहे हैं कि आप जो मेरे गुड्स हैं आपके पास स्टोर किए गए उनको रिलीज कर दीजिए। इशूड बाय द पार्टीज एंटाइटल्ड टू द गुड्स नॉट द कैरियर थ्रू द कैरियर विल एक्ट ऑन इट, यानी कि इशूड बाय किसके द्वारा, पार्टी एंटाइटल टू द गुड्स, यानी कि जिसके गुड्स हैं उसके द्वारा इशू किया जाएगा। नोट ए डॉक्यूमेंट टू टाइटल इटसेल्फ, अब ये जो हमारे पास है डॉक्यूमेंट टू टाइटल नहीं होता। अनलाइक ए नेगोशिएबल बिल और लैंडिंग और वेयर हाउस रिसिप्ट दो इट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल पोजेसन, इसका मतलब क्या होगा कि फिजिकल पोजेसन को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होगा, यानी कि गुड्स का टाइटल जो डॉक्यूमेंट नहीं होगा कि जो गुड्स हैं वो आपके ही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और है,
क्रूशियल फॉर द फाइनल स्टेज ऑफ कार्गो मूवमेंट, यानी कि ये फाइनल स्टेज है कि पहले आपने मान लो स्टोर कर लिया, उसके बाद जब वो इशू किए जाएंगे, ठीक है, डिलीवरी की जाएगी, तो ये फाइनल स्टेज होती है कार्गो मूवमेंट की। नेक्स्ट है हमारे पास GRS इशूड बाई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स अप्रूव्ड बाई IBA, ए स्टैंडर्डाइज लॉरी रिसिप्ट LR फॉर्मेट यूज बाई ट्रांसपोर्ट कंपनीज इन इंडिया, ठीक है, यानी कि किसके द्वारा इशू की जाती है, ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा। लॉरी आपने सुना होगा वर्ड, ठीक है, जैसे ट्रक हो गया मान लो उसको लॉरी बोल देते हैं, तो यानी कि उनके द्वारा इशू की जाती है। पॉइंट्स देखिए इसके अंदर क्या है। GRS या फिर LR ए डॉक्यूमेंट इशूड बाई ए ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, जो यानी कि ऑपरेटर है उसके द्वारा इशू की जाती है। कन्फर्मिंग रिसिप्ट ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कन्फर्म कर रहा है कि जो गुड्स हैं आपके पास वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। इट सर्व्स एज प्रूफ ऑफ गुड्स, और गुड्स का प्रूफ है। रिसीव्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, उसके बाद IBA अप्रूव्ड होता है, यानी कि द इंडियन बैंक एसोसिएशन सेट्स स्पेसिफिक स्टैंडर्ड एंड अप्रूव्स द फॉर्मेट टू दीज लॉरी रिसिप्ट। बैंक्स ऑफ्टन रिली ऑन IBA अप्रूव्ड LRs टू फाइनेंस गुड्स इन ट्रांजिट एज इट एड्स क्रेडिबिलिटी एंड हेल्प इन लोन प्रोसेसिंग एंड फास्टर क्लेम सेटलमेंट, यानी कि IBA के द्वारा अप्रूव होता है, और इसके कारण जो है कि जो लोन वगैरह की फैसिलिटी है, क्लेम वगैरह की फैसिलिटी है, वो भी इस पर जल्दी से हो जाती है। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है इसका, एंश्योर स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंटेशन एनहांस ट्रस्ट बिटवीन ट्रांसपोर्टर के बीच में ट्रस्ट बनता है, ट्रांसपोर्टर और बैंक्स के बीच में, एंड क्लाइंट्स एंड फैसिलिटेट्स स्मूथ लॉजिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और नेक्स्ट इसमें है द इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन्ड अबव आर आल्सो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, कि हमने जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, कि जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स हैं वो कहाँ पे डिफाइन किया गया, वो होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर वो डिफाइन किए गए हैं। तो ये था हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, ये हमने पहले कर चुके थे, लेकिन इसके कुछ टॉपिक जो रहता था, एक दो जो पॉइंट रहता था वो हमने इसमें कवर कर लिया है। उसके बाद भी अगर कोई इसमें से ऐसा पॉइंट निकल के आता है तो वो भी हम इसमें बाद में कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो पूरे का पूरा जो बैंकिंग का जो सिलेबस है वो बिल्कुल फ्री में आपके पास कराया जाएगा। और साथ में आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं, 8 मॉक टेस्ट आपके हो चुके हैं। जैसे जैसे आपके टॉपिक आगे आते रहेंगे, इंग्लिश के टॉपिक आएंगे तो वो मॉक टेस्ट भी आपके होते रहेंगे। और जो PNB से हैं उनके लिए जो PNB की जो बुक आती है वो भी, जो पथ प्रदर्शक आता है वो भी आपके पास इसमें कंप्लीट कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।